और बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां के नाला थाना क्षेत्र में ईसीएल के बंद कोयला खदान से कोयले की चोरी लगातार की जा रही है और एसपी के निर्देश पर नाला पुलिस ने रामपुर कास्ता में छापेमारी की है। जामताड़ा में धड़ल्ले से कोयले की तस्करी का खेल जो है वो चल रहा है और इस बाबत छापेमारी की गई है। बेलडांगा से बिहार, बंगाल और बांग्लादेश तक ये तस्करी का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। यह खुलासा इस वक्त सामने है जिसने हड़कंप मचा दिया। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त किया गया, जबकि कार्रवाई स्थल के पास से ही बेलडांगा में सैकड़ों गाड़ियों के जरिए कोयले के खुलेआम तस्करी की जा रही है। ये कोयला पश्चिम बंगाल के वीरभूम पहुंचाया जाता है, जहां से उसे बंगाल, बिहार और बांग्लादेश तक भेजा जाता है। ईसीएल के बंद कोयला खदान की ईसीएल प्रबंधन, वन विभाग और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कोयले का अवैध उत्खनन प्रशासन की चुस्ती पर सवाल खड़े कर रहा है। संतोष मंडल है, नाम सुने हैं, उसके द्वारा यह पूरा का पूरा संचालन किया जा रहा है। तो अवैध कारोबार जिस तरह नाला से फल फूल रहा है और जिस तरह चल रहा है, इसका रोकथाम करने के लिए कड़ी सी कड़ी कार्रवाई करना होगा, तभी जाके यह अवैध कारोबार रुकेगा। और मैं दोनों ही नेता से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सत्यानंद झा बाटुल से भी पूछता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय रविंद्रनाथ महतो जी से भी पूछता हूं कि आपके गृह क्षेत्र में इतना कोयला का अवैध जो कारोबार चल रहा है, आप अभी तक चुप क्यों हैं? और सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जामताड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आरपी सिंह, क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ सिर्फ खुलासे के तौर पर सामने आ जाया है या सब कुछ जानकारी में है, इसके बावजूद भी ये काला खेल जो है वो बदस्तूर चल रहा है? देखिए, ये काला खेल बदस्तूर जारी है, कभी बंद नहीं होता है। इसका फायदा उठाता है लोग। पश्चिम बंगाल की सीमा और झारखंड की सीमा के ठीक बगल में ये सब पूरा सिस्टम है और ये लोग बंगाल पार कर ले जाने के बाद बंगाल का वहाँ जो कह सकते सिंडिकेट है, उसका साम्राज्य है। वहाँ न तो पुलिस का इंटरफेरेंस झारखंड के पुलिस का हो सकता है, न दूसरे लोगों का, और उसका एक अलग राज्य चल रहा है, जिसका परिणाम है कि यहाँ का जो भी संपदा, राष्ट्रीय संपदा है, उसके लूट में सारे लोग संलिप्त हो जाते हैं। और सवाल ये भी कि क्या जिस निगरानी की बात की जा रही है, जिसके लिए तमाम लोगों को तैनात किया गया है, वो किस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर उनकी तैनाती के बावजूद अगर कोयले का ये खेल चल रहा है तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो? उनके ऊपर अगर कार्रवाई होता तो खेल बंद हो जाता। कार्रवाई तो कभी होता ही नहीं है उनके ऊपर, जो इसके लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार अधिकारी इस पर किसी तरह का कोई बयान दे रहे हैं? जिम्मेदार अधिकारी को अगर माने तो जामताड़ा जिला में उपायुक्त हैं, जामताड़ा जिला में डीसी हैं, एसपी हैं, उसके बाद हर एक पार्टी के लोग सब हैं। जब इस तरह की घटनाएं होती है तो सीधे वो लोग अपने आप को पल्ला झाड़ लेते हैं। चलिए देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है। क्या जो नुकसान इस वक्त झारखंड सरकार को राजस्व के तौर पर भी हो रहा है और जिस चुस्ती की बात की जा रही है, उस चुस्ती के दावों की हकीकत ऐसी है, तो क्या कोई कार्रवाई होगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी सिंह तमाम जानकारी के लिए। कोयले के साथ ही झारखंड के नदियों की भी बात करेंगे। जी हां, वो नदियां जिस पर अवैध बालू उठाव का कारोबार सबसे बड़ा मामला इस वक्त बना हुआ है। जमशेदपुर के सोनारी दो मुहानी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा से अवैध तरीके से रोज 300 से अधिक ट्रॉली बालू के निकाले जा रहे हैं। यानी बालू का खेल भी यहां पर लगातार चल रहा है। सरायकेला, खरसावां के सपड़ा और गौरी गांव के 2 किलोमीटर के पूरे रेडियस में या इस दायरे की बात कर ली जाए तो 100 से ज्यादा लोगों का गिरोह इस धंधे में शामिल है। इससे करोड़ों रुपए के राजस्व की लूट हो रही है। पूरे मामले पर प्रशासन मौन बैठा हुआ है। यहां से बालू ओडिशा और बंगाल भी अवैध रूप से भेजी जा रही है। सोनारी दो मुहानी का जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी ने। सभा में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है बालू उठाव का, और आप खुलेआम मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि ये पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला का ये बॉर्डर है और जहाँ खड़काई और स्वर्णरेखा नदी का संगम है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और की देख रेख में किस तरह बालू की लूट हो रही है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिन दहाड़े
ये सुबह से लेकर शाम तक यहाँ लाखों करोड़ों रुपए की बालू का जो सरकार का राजस्व है वो उसकी खुलेआम लूट हो रही है। और किस तरह आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं इस वीडियो को देखकर आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जो बालू उठाव हो रहा है ये जिला प्रशासन का साफ तौर पर इसमें उनका हाथ है। और किस तरह आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो बालू उठाकर यहाँ से जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ मजदूर लगे हुए हैं जो नदी से धड़ल्ले से बालू आसानी से निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं और सीधे यहाँ से दूसरे जिले बालू को भेज दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार का राजस्व की खुलेआम लूट हो रही है। दूसरी ओर सरकार की जो रॉयल्टी है वो भी मार खा रही है और दिन में खुलेआम सुबह से लेकर रात तक बालू की ढुलाई हो रही है। बुलेटिन के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो देखिए, बालू का जो ये खेल है वो हर रोज तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए का किया जाता है और इसमें कमीशन सभी के बंधे हुए हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में सरकार नियमों की कड़ाई से पालन की बात जरूर कर रही है, लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रांची रेलवे स्टेशन, तस्वीरें आपके सामने। कोरोना के रोकथाम के लिए सरकारी जांच के इंतजाम, जहां हर आने जाने वाले के सघन जांच के दावे किए जाते हैं, लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। जायजा लिया रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य भर में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए जांच व्यवस्था मुकम्मल रखने का दावा किया जा रहा है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां आप देख सकते हैं, और अभी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस यहां पहुंची है और देख सकते हैं कि यहां पर कोई भी यहाँ पर जो जांच व्यवस्था जो होती है, कुछ भी यहाँ पर कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क कोरोना जाँच। यहीं पर स्वास्थ्य टीम बैठती है, लेकिन अभी तक सुबह से 7:30 बजे तक कुल 9 ट्रेनें रांची पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई स्वास्थ्यकर्मी नहीं है। लोग आ रहे हैं। अब देख सकते हैं कि आपने मास्क नीचे किया हुआ है। अभी बात कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि जो लोग रांची पहुंच रहे हैं बिना जांच के, कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, सीधे यहाँ पर लोग राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सर आपने मास्क नहीं पहना है, बस भीड़ भाड़ वाली जगहों से गुजर रहे हैं। हाँ, गलती हो गई है, लेकिन मैं भूल गया था पहनने, तो ट्रेन से उतरा तो पहनना चाहिए हमें। आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के ही लोग गुजर रहे हैं। मास्क आप लोगों ने नहीं पहना है मास्क। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है रेलवे स्टेशन पर। और सुबह से अभी तक 9 ट्रेनें गुजर चुकी हैं, कोई भी जांच व्यवस्था यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। और देखिए कि लगातार यहाँ पर जो भीड़ है, सुबह से 9 ट्रेनों का मतलब हजारों यात्री इस समय राजधानी में बगैर जांच के प्रवेश कर चुके हैं। और आप देख सकते हैं, हाँ बोलिए। मीडिया बहुत सही काम कर रही है, जागरूक कर रही है, लेकिन जागरूक हम नागरिक को होना होगा। जी बिल्कुल। अगर हम नागरिक जागरूक नहीं होंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जब तक इलाज नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन हम लोग ढिलाइये पे मानते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जब तक आपको, आम आदमी को अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी कोरोना से। कोई जांच टीम यहाँ पर इस समय मौजूद नहीं है। सुबह से 9 ट्रेनें आ चुकी हैं और आप देख सकते हैं कि एक यहाँ अंदर जो टेबल लगा है, इसी टेबल पर स्वास्थ्य टीम आती है, बैठती है, लेकिन कब आती है बैठती है पता नहीं चल पाता है। अभी सुबह से जो पहली ट्रेन रांची आई थी वो सुबह 3:42 पर दुमका इंटरसिटी पहुंची थी और अभी इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस पहुंची है। लेकिन इस भीड़ को नियंत्रित करने वाला, कोरोना की जांच करने वाला यहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो ये अपील आपसे कि इस मास्क के इस्तेमाल के साथ आप अपनी और अपनों की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करें। कोई ढिलाई इस वक्त आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। विधानसभा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने व्यवस्था पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ रांची सहित तमाम जिलों में मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है, वहीं सदन में ही कई ऐसे सदस्य बिना मास्क के पहुंचते हैं। उन्होंने स्पीकर से मांग की कि मास्क नहीं पहनने वाले विधायकों से भी दंड वसूला जाए। इस पर स्पीकर ने सभी विधायकों से मास्क पहनने की अपील की। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस पर गंभीरता दिखाई। व्यवस्था यही है, एक तरफ पुलिस जो है सड़कों पर, लोगों से, गरीब लोगों से पैसे वसूलने का काम कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और दूसरी तरफ माननीय सदस्य जो कानून बनाते हैं
जो कानून को इंपावर करते हैं अध्यक्ष महोदय, और वही मास्क नहीं पहने हुए हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। एक मैसेज अच्छा जाएगा कि जिन जिन माननीय सदस्यों ने मुख्यमंत्री सहित मास्क नहीं पहना है, सबसे दंड वसूला जाए अध्यक्ष महोदय। तो मैं समझता हूँ ये मैसेज बाहर अच्छा जाएगा अध्यक्ष महोदय। जब ये बात उठी है जो कौन कौन सदस्य पहन कर आते हैं नहीं आते हैं उस पर जो जुर्माना होना चाहिए, तो मैं तो चाहूंगा कि यहाँ पर सीसी कैमरा लगा हुआ है और 26 तारीख से चल रहा था हाउस, रोजाना निकाला जाए और कौन कौन नहीं है सबका फाइन किया जाए। उनका बात पर सहमत देते सब शुरुआत से ठीक रहेगा ना। विधानसभा में बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने सीधे तौर पर कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर काम करने के लिए 1 महीने का पैसा देने की बात कही गई थी, वो राशि कब तक उन्हें दी जाएगी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार पूरे मामले पर गंभीर है और जल्द ही कोरोना वॉरियर्स को राशि का भुगतान किया जाएगा। कोरोना वॉरियर्स को अन्य राज्यों ने उनके प्रोत्साहन के लिए अलग अलग तरह से वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। हमने मांग किया था, हमने प्रश्न पूछा था, क्या सरकार ऐसे कोरोना वॉरियर्स को जो उनके समतुल्य 1 महीने का जो वेतन है वो देगी क्या। हम उन योद्धाओं को चिन्हित करके जो वास्तव में इस संकट में सरकार के साथ खड़े थे और जान जोखिम में डाल के उन्होंने इस वैश्विक संकट में साथ दिया है, हम उनको विचार करके उनको उचित यथाशीघ्र उचित उनको जो 1 महीना का उनका जो अतिरिक्त देना है वो हम देंगे अध्यक्ष महोदय। तो विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले आजसू विधायक लंबोदर महतो विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए। लंबोदर महतो ने कई मुद्दों पर सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया, साथ ही मांगों को जल्द पूरा करने की भी सरकार से मांग की। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका सदन में पदाधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया गया और उसका अनुपालन 15 महीना बीतने के बाद भी नहीं हुआ। शहीद विनोद यादव नक्सलियों से लड़ते हुए करीब 7 साल पहले शहीद हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके घर पर जाकर आश्वासन दिया कि नौकरी देंगे, पेट्रोल पंप देंगे, जमीन देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन 7 सालों में आज तक नहीं हो पाया। शहीद परिवार के आश्रित को सम्मान दिलाने के लिए और सदन की गरिमा को बचाने के लिए, सदन की अवमानना का जो मामला है, निश्चित रूप से यहाँ के पदाधिकारियों की ये जो मनमानीपूर्ण रवैया, इसके विरुद्ध में आज हम भूख हड़ताल पर है। कोरोना संक्रमण में दूसरी बार तेजी आने के बाद झारखंड सरकार ने कोरोना नियमों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद देवघर में 33 केंद्रों पर 3 चरणों में 6 दिवसीय टीकाकरण अभियान चलाने का जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। जो विशेष कैंप राज्य सरकार के द्वारा जो बताया गया है कि जो 20, 21 और 23, 24 और 26, 27 जो 6 दिन सारे पंचायत जो हमारी 194 पंचायत जो है उसको कवर कर लगभग हर पंचायत से 500 लोगों को हम लोग वैक्सीनेशन दे पाए और रजिस्ट्रेशन कर पाए। और उसमें जो 45 से लेकर 59 बरस के लोग और 60 बरस के ऊपर के लोग भी रहेंगे, उन सब का हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं। अभी जमशेदपुर शहर के लोगों को इन दिनों कोरोना से ज्यादा डर कचरा डंपिंग में लगी आग के धुएं से हो रहा है। सोनारी के मेरिन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग में कई दिनों से आग लगी हुई है। कचरे की बदबू और धुएं ने आसपास के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। देखिए संवाददाता आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट। पूरे देश में जहां कोरोना फिर से अपना पांव पसार रहा है, मगर जमशेदपुर शहर में इन दिनों कोरोना से ज़्यादा लोगों को डर इस कचरे के डंपिंग में लगे आग के धुएं से है। आप दिखाना चाहूँगा कि अभी मैं मौजूद हूँ जमशेदपुर के सोनारी स्थित दुम्हानी के पास, जहां आप देख सकते हैं कि शहर के पूरे शहर का कचरा जो है यहाँ डंपिंग किया जाता है। और आए दिन आपको बता दूं कि 15 से 20 दिनों तक यहाँ रोज़ाना आग लग रही है और आग के धुएं जो है वो जहरीली गैस बनकर शहर के क्षेत्र में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को इस धुएं से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बीमारियां फैल रही है, मगर जिला प्रशासन मौन है। आपको बता दूं कि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक इस मामले को लेकर विधानसभा में भी सवाल उठाए थे कि इस परेशानी से लोगों को क्या कुछ
कब तक निजात दिलाया जाएगा, मगर जो विभाग है वो कहीं ना कहीं पूरा मौन बैठा हुआ है। तो यहाँ का जो दुर्गंध है, जो कचरा से जो दुर्गंध निकल रहा, उसके बीच से ही गुजरते हैं। यहाँ के बस्ती के यहाँ पीछे निर्मल बस्ती है, सारे लोग हैं, यहाँ पे फ्लैट है, आसपास के लोग हैं, यहाँ से खास तौर से आने जाने वाले लोगों को भी इतनी सबसे ज़्यादा बदबू से परेशानी है। और यहाँ जो आग लगाया जाता है, इससे टेक्निकल रूप से मीथेन गैस का बहुत प्रभाव होता है, जिससे आसपास के लोगों को जान का भी खतरा आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप खुद देख रहे हैं जो कचरा का जो अंबार लगा हुआ है और शरारती तत्वों के द्वारा इसमें आग लगा दिया जाता है, और ये धुआं इतनी खतरनाक है, आप चंद सेकंड या खड़ा नहीं हो सकते, इतनी बदबू है, ये गैस से सांस लेने में दिक्कत है। इसमें आपका डॉक्टर का पास आए दिन जा रहा है बस्ती का आदमी, कोई इसका ये नहीं करता है। दूसरा आपका धुआं का कारण आग जलता है, कंड जलता है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। पलामू में करोड़ों रुपए की सिंचाई परियोजना में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मामला सतबरवा प्रखंड के मलय डैम सिंचाई योजना से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत सिंचाई विभाग की ओर से नहर का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 225 करोड़ की लागत से इस योजना में घटिया निर्माण हो रहा है, जिसका लोग विरोध भी कर चुके हैं। वहीं स्थानीय जेएमएम नेताओं ने सीएम से मिलकर जांच कराने का भरोसा दिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं पलामू संवाददाता नीलकमल। में करोड़ों रुपए की सिंचाई योजनाओं में कैसे लूट मची हुई है, उसका मैं ताज़ा उदाहरण दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है मलय सिंचाई योजना के तहत ये नहर का निर्माण कराया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालात है इस नहर का। आपको बता दूं कि सिंचाई विभाग से इस नहर का निर्माण कराया जा रहा है, जो लगभग 225 करोड़ की लागत से यह निर्माण कार्य हो रहा है। बिहार की कंपनी जो है इसका निर्माण कार्य कर रही है। कई बार ग्रामीणों ने घटिया निर्माण का विरोध भी किया है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं की। हाँ, पानी जैसे अल ना तो वैसी घड़ी से बन के से बने कर दी थी, फिर भी नहीं पूरा नहीं, कहाँ बनल है पूरा। वहाँ देखो, वहाँ से सब ओने लेके आए तक है सब, बाकी धाप मंगली से धाप देवे नहीं कर रही थी। नहर बनना चाहिए, जैसे गुणवत्ता होना चाहिए, वैसा नहीं है। जैसे कि इसमें सीमेंट का भी कमी है, वहाँ देखिए सामने पर वहाँ नहर टूटा हुआ है, मतलब जैसा बनना चाहिए इसको वैसा नहीं हो रहा है। पूरा गुणवत्ता के साथ काम नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें हमारे गांव से भी ये नहर गुजरा है, तो हम लोग भी उसको देखते हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी है, तो हम लोगों ने इनको पर दबाव डाला है। ये जो नहर आप बना रहे हैं, इसमें पूरी गुणवत्ता होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग काम को ब्रेक कर देंगे और इसमें सम्मिलित अधिकारी से लेकर के संवेदक तक को जेल जाना पड़ेगा। ये मैं सीएम तक बात यहाँ से ले जाऊँगा। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन व सरकार इस योजना की कब तक जांच करा पाती है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।